गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपना नया चैप्टर लेके आ गए आपके सामने, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपके एग्जाम जो है वो इसी वीक में होने वाले होंगे। सो उसके लिए हमने ये आपके लिए चैप्टर तैयार किया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम जब अपना पिछला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने सिर्फ मोशन के बारे में बात की थी। हमने बात की थी मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस। लेकिन वहां पर कहीं पर भी हमने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी कंसीडर नहीं किया था। सो हम अपने इस जो चैप्टर में है उसमें ऑब्जेक्ट का मास का भी हम क्या करेंगे, कंसीडरेशन करेंगे। आओ बात करते हैं। क्या ये आपके क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? A horse continues to apply a force in order to move a cart with a constant speed. Explain why. देखो आज करंटली अगर मैं देखने जाऊं तो इसका आंसर कुछ अलग होगा आपके लिए। इसका आंसर आपके लिए आपको पता होगा क्या होगा, लेकिन स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, एरिस्टोटल। उन्होंने कहा था कि सर, वहां से उन्होंने एक फोर्स की डेफिनेशन भी दी थी कि सर फोर्स वो एजेंसी है। वैसे फोर्स क्या होता है सर, हमें पता है, पुश या क्या होता है, पुल होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट पर फोर्स की नीड होगी। जब तक ये हॉर्स चलेगा तब तक ये कार्ट चलेगी, जैसे ही हॉर्स रुक जाएगा कार्ट रुक जाएगी। उन्होंने कहा था कि जब तक फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के साथ है तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था। और उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, गैलीलियो। उन्होंने कुछ अलग स्टेटमेंट दिया। उनका इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इनर्शिया का, जो हम जस्ट थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहां पे आपके साथ कि सर कि व्हाट इज फोर्स, कि सर फोर्स एक वो एजेंसी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है कि सर कोई फोर्स जो है आपके, फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट फोर्स क्या कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो क्या करेगा, फोर्स को रोक लेगा। ऑब्जेक्ट की स्पीड को, इसके अलावा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे भी क्रिकेट में एक बॉल आती है, वहां पे हार्दिक पांड्या का अभी बड़ा फेवरेट शॉट आया था। जैसी बॉल आई उसने जस्ट बैट को क्या किया, टच किया और बॉल पीछे चौका चली गई। तो क्या कर रहा है वो, उसने फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फुटबॉलर्स क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, बॉल को जब मारते हैं तो वो क्या करते हैं, जस्ट क्या चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, तोड़ मड़ोड़ के, कैसा जैसा मन आए, जैसे पूरा का पूरा। इवन हम जो नॉर्मल क्लासों में लड़ाई वढ़ाई भी होती है तो सीधा उन लोग ये कहते हैं कि एक मुक्का मारा तो चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। तो पंच मारना क्या है, पंच मारना आपका एक तरह का फोर्स हुआ। तो ये बात करते हैं हम फोर्स में कि फोर्स क्या कर सकता है कि सर स्पीड चेंज कर सकता है। दूसरा कि सर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, आपके रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर फोर्स भी लग रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो? ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। इसको क्या बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है सर कि देखो ये मुन्ना जितना फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स कौन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। दोनों जो है वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके जीरो। क्योंकि सर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या खासियत होती है, आपको डायरेक्शन प्लस क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देखोगे तो काम नहीं चलेगा। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। वैसे ही बच्चों को असाइन किया था कि दोनों जाके धक्का दो, लेकिन दोनों ने क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। तो इस केस में यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यहां पे एक फोर्स और लग रहा है कि सर नीचे की तरफ इसका W इक्वल्स टू M इंटू जी, और एक ऊपर की तरफ से इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां क्या हो रहा है
कि सर यहाँ पे 3 बच्चे हैं, 1 2 3 जने, और 3 जने इसको क्या कर रहे हैं, इस तरफ धक्का दे रहे हैं। देख लो सर, जैसे ये यहाँ अगर मैं इसको दिखाऊं कि ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये इधर से कितने का लगा रहा है, 10 न्यूटन का। तो सर क्या होगा, इस तरफ से कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर, 30 न्यूटन। इस तरफ से कितने न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपके 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 20 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन बतानी हो तो आप जस्ट क्या बना दो, नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा कि सर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 20 न्यूटन का और एक -30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जस्ट आपको वहां समझ जाना चाहिए कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट आपका है तो यहां पे लग रहा है 20 न्यूटन, तो 30 न्यूटन इधर नहीं लग रहा है, 30 न्यूटन किधर लग रहा होगा, इस तरफ। तो इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, 30 माइनस 20, 10 न्यूटन। डोमिनेट कौन कर रहा है, 30 न्यूटन वाला, इसलिए ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें बैलेंस फोर्स में। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हमें क्या देखना पड़ता है, डायरेक्शन भी की भी बात करनी पड़ती है। तो ओवरऑल हम देखें तो फोर्स क्या है, कि फोर्स इज अ वेक्टर। फोर्स के बारे में अगर बात करूं तो पूरे एक एक चीज बात करते हैं कि क्या है सर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और कि सर ये जो है वो क्या होती है, इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन के नाम पे रखी गई है। और सर कि सर ये क्या कर सकता है, कि वैसे तो ये पुश या पुल ही है, पुश या क्या है, पुल है। और कि सर ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये शेप चेंज कर देगा, ये ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देगा, ये स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, रेस्ट को मोशन में ला सकता है या मोशन को रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, अब देखो इसी बीच में अभी हमने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था किसका, गैलीलियो का। गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया का। किसका दिया था, इनर्शिया का। क्या बोला उन्होंने, कहा कि सर इनर्शिया जो है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है किसका, कि सर टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। दिमाग खराब हो रहा है, क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हो, कि देखो बेटा कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है तो वो अपनी जगह पे रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। मतलब कि सर आप अगर कोई ऑब्जेक्ट चलो पड़ा है वो तो रहेगा, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओ। क्या रियल में ऐसा फील कर सकते हैं, नहीं सर। इस हिसाब से तो मैं अगर यहां से एक बॉल फेंकूं तो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहनी चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस समय जब हम बॉल को फेंकते हैं तो कुछ फोर्स पहले से एक्टिव होते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है, जमीन पे फेंक रहे हो तो फ्रिक्शन है। इनर्शिया को जो गैलीलियो ने जब एक्सप्लेन किया तो उसके बाद गैलीलियो का ही एक फैन कह सकते हैं कि कुछ टाइम बाद जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने आके इनर्शिया को कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने आके बोला कि सर गैलीलियो कुछ नहीं है। वैसे तो देखो इनर्शिया वर्ड को समझने के लिए बड़ा आसान सा है कि इनर्शिया आपका आलसीपन है, कि आप जैसे हो वैसे रहने दो, कि अगर मैं खेल रहा हूं तो वो मुझे खेलने दो, मुझे बार बार बुलाओ मत। अपन देखते हैं कभी भी कार लेके जाते हैं तो पूरा आप वहां से 400 किलोमीटर आप हाईवे पर गए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे सिटी में गाड़ी घुसती है आपको दिक्कत होने लगती है। क्यों, क्योंकि आपको बार बार वहां पे क्या मारना पड़ता है, ब्रेक मारना पड़ता है, और ब्रेक मारना आपको पसंद नहीं आता है। अगर गाड़ी तेज चल रही है तो तेज चलने दो, ब्रेक मार दिया तो ब्रेक रखने दो, लेकिन वहां पे हम क्या देखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप कभी भी देखना कि आप क्या करना है कि हाथ में कभी चाय का कप लेके जाते हैं तो आप सीधे सीधे चल रहे हैं, तब तक तो वो चाय एकदम सही से चल रही है, लेकिन आप हल्का सा भी आगे पीछे हुए, आपका हाथ हल्का भी हिला तो उस केस में चाय गिर जाती है। क्यों, क्योंकि जब आप तेज चल रहे हो तो चाय नहीं गिरेगी,
चाय गिरेगी कब? कि जब आप वहां पे ब्रेक मारोगे या स्पीड को बढ़ाओगे। कभी कार में बैठ के चाय पीना, आपको इनर्शिया वहां पे फील होगा कि कार अगर चल रही है तेज स्पीड से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार अगर वहां पे एक्सेलरेट होगी, कार अपनी स्पीड को बढ़ाती है तो चाय कहां गिरेगी? पीछे की ओर। कि अगर कार ने ब्रेक मार दिया तो आप और चाय दोनों कहां गिरोगे? आगे की ओर। तो यहां पे न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज स्टेट बाय अ फोर्स इंप्रेस ऑन इट। कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में जब तक चेंज नहीं करेगा जब तक भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। तो यहां पे इनर्शिया, इसको जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, जैसे आप कार में चल रहे हो तो आप कार में बैठे हो लेकिन आपकी स्पीड भी वही स्पीड है जो कार की है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जो अगर मोशन में हो तो आप मोशन में रहोगे जब तक कि आपके ऊपर क्या नहीं लगे? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब तक आप अगर किसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपकी डायरेक्शन वही रहेगी जब तक कि आप गाड़ी टर्न नहीं मारे या फिर जब तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है। देखो इनर्शिया वैसे आसान सी चीज है लेकिन कई बार समझने में थोड़ा कम होता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, अपना कंसर्न भी रहता है कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो देखो वो क्वेश्चन ही हम देखते हैं यहाँ पे। देखो देखो यहां पे बड़े अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डू द पैसेंजर इन ए स्टैंडिंग बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट मूविंग। कि सर पैसेंजर जब किसी बस में खड़ा है, ये बस है, तो पहले जब बस रेस्ट में है तो पैसेंजर भी आपका क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो इसके जो लोअर जो पैर है वो तो क्या है? बस के कांटेक्ट में है। तो वो बस के कांटेक्ट में है तो वो तो क्या चले गए आगे, लेकिन इसका हेड अभी भी क्या है सर? स्टिल है। और हेड स्टिल होने के कारण आपको यूं लगता है कि वो आदमी क्या हो रहा है? पीछे की ओर गिर रहा है। आपको क्या लगेगा? पीछे की ओर गिर रहा है। तो क्या आपको बोलोगे कि व्हेन बस स्टार्ट, तो उसका हेड जो है वो क्या है सर? अभी भी रेस्ट में होने के कारण अभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां गिर रहा है? पीछे की ओर। सेम स्टार्ट होता है, बाइक अगर एकदम स्टार्ट करे तो आप कहां गिरते हो? पीछे की ओर। एक और देखो, व्हाई डू द डस्ट पार्टिकल फ्लाई ऑफ द हैंगिंग कारपेट व्हेन बीटन विद द स्टिक्स। देखो क्या होता है, जब भी कोई किसी आप कपड़े को, ये कपड़े में डस्ट पार्टिकल है, तो जब आप इसको मारते हो कपड़े को, तो उस केस में क्या होता है? जो कपड़ा है वो तो, कपड़े के पार्टिकल्स जो है वो तो कपड़ा तो कहां जाएगा? नीचे। लेकिन डस्ट पार्टिकल कहां रहेंगे? अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही। और इनिशियल पोजीशन होने के कारण डस्ट पार्टिकल कपड़े से कहा जाता है? बाहर आ जाता है। तो उसी के कारण डस्ट पार्टिकल है जो क्या होते हैं आपके बीट, उसको जब भी हम लकड़ी से मारते हैं तो पीटते हैं तो उससे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल आपके बाहर आ जाते हैं। तीसरा देखो, a smooth piece of cardboard or the coin is placed over a glass and tumbler and the cardboard is flicked away horizontally. Why does the coin fall into the glass? देखो ये भी बड़ा सीधा सा है कि सर अगर किसी ग्लास पे कार्डबोर्ड रखा हुआ है और यहां पे कॉइन रखा हुआ है, अगर मैं इस कार्डबोर्ड को मारूंगा तो सिर्फ कौन जाएगा आगे? कार्डबोर्ड ही। कॉइन कहां आएगा? सीधा नीचे। क्योंकि मैंने जब कार्डबोर्ड को मारा है तो मोशन कौन कर रहा है? कार्डबोर्ड। कॉइन तो अभी भी कहां है? रेस्ट में ही है। और कॉइन रेस्ट में होने के कारण कॉइन कहां आ जाएगा? सीधा नीचे। ठीक है।
और देखो वैसे इनर्शिया का सीधा सीधा मतलब होता है इनर्शिया रिलेटेड टू द मास। इनर्शिया किससे रिलेट करता है? मास से। किससे रिलेट करता है बेटा? मास से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? मास। ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा आपके? कम। और सीधा दिखता ही है, हमने देखे हैं अपने हैवी ड्यूटी वाले लड़के, अगर किसी का वेट ज्यादा है और उसको बोलोगे कि तू बार बार खड़ा हो या बैठ, तो वो मना करेगा। और पतले से लड़के को मन हो जितना घुमाओ, कभी बैठा दो कभी खड़ा कर दो, क्योंकि जितना कम मास है उसका इनर्शिया क्या होगा? उतना कम होगा। तो उसमें चेंजेस क्या होंगे आपके? बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। अगला देखो, why it is dangerous to jump out of a moving train and why must be person run in the direction of train after jumping। कि सर कभी भी ट्रेन में देखना, आप जैसे जंप करते हैं तो हम ट्रेन के साथ क्या करते हैं? थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेन चल रही थी तो हम भी पहले से क्या थे? मोशन में थे। अब आप जैसे ट्रेन से उतरोगे और अगर आप एकदम उतरते ही वहां से नीचे रुक गए तो आपके पैर तो रेस्ट में आ गए, लेकिन आपका हेड अभी भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इस केस में आप कहां गिरोगे? आगे की ओर। कहां गिरोगे? आगे की ओर। इसलिए हम क्या करते हैं? जल्दी जैसे ट्रेन से उतरते हैं तो क्या करते हैं? साथ साथ थोड़ा सा क्या करते हैं? हम भागते हैं, ताकि हम भी क्या आ सके, अभी भी थोड़ा थोड़ा मोशन में हो, तो जो आपको क्या मिल जाता है? वहां पे टाइम मिल जाता है। अगला, क्रिकेट में भी देखा होगा, कभी भी जो बैट्समैन रन लेता है तो वो भाग के जब एक रन कंप्लीट करता है तो वो वहीं नहीं रुकता है, वो वहां से थोड़ा सा रन कंप्लीट करता है, तेज भागता है, तो वो काफी आगे तक भागते रहता है। क्यों भागते रहता है? क्योंकि सर वहां पे वो जब भाग रहा है तो अगर वो एकदम रुक जाएगा तो उसके पैर तो रुक जाएंगे, लेकिन बॉडी अभी भी क्या है? मोशन में है। तो उस केस में वो कहां गिर जाएगा बेचारा? आगे की ओर। ठीक है। तीसरा देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन क्या होते हैं? अगर ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मुड़ा है, ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, कभी कार में आप बैठना या बस में बैठना और आंखें बंद करके बैठना, और जैसे आंखें बंद करके बैठोगे आप देखोगे जैसे जैसे बस टर्न करती है, बस टर्न अगर लेफ्ट साइड में कर रही है तो आपका हेड गिरेगा राइट साइड में। क्यों? क्योंकि बस तो टर्न कर गई है लेकिन आपका हेड अभी भी क्या है? रेस्ट में है, तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। तो इस केस में अगर बस राइट लेफ्ट टर्न कर रही है तो आपका हेड गिरेगा राइट साइड, बस अगर राइट टर्न कर रही है तो आपका हेड गिरेगा लेफ्ट साइड। देखो, व्हाई डू द पैसेंजर इफ ए कार थ्रोन, तो उसमें वही रीजन है, व्हाई अ मडगार्ड प्लेस ओवर द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल। कि सर व्हील पे क्या होता है? जब भी साइकिल घूमती है तो टायर तो घूम रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है? अभी भी रेस्ट में है। इसलिए वो हमेशा कहां पे थ्रो होते हैं? टेंजेंशियली थ्रो होते हैं। कैसे होते हैं? टेंजेंशियली थ्रो होते हैं। इसको इसलिए बचाने के लिए हम वहां पे क्या लगाते हैं? मडगार्ड्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? मडगार्ड्स लगाते हैं। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप एक बार देखना, अगर आप करते हो तो इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है जो आपसे 9th क्लास में आपसे कुछ पूछा जाता है। तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और कोशिश करना इनको सॉल्व करने की। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। देखो सर, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेलोसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था? वेलोसिटी का। क्या थी वेलोसिटी? कि ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। मोमेंटम भी क्या है? उसी के रिगार्डिंग है कि, लेकिन इसमें मेजरली हम क्या करते हैं? मास कंसिडर करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन। क्या होता है? टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन। टोटल इफेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर सिर्फ वेलोसिटी है, वो मोशन की पूरी जानकारी नहीं दे सकती है। जैसे मैंने कहा कि कोई प्लास्टिक की बॉल कैच करो, आप कर लोगे सर? कितनी भी तेज फेंकूं क्या? सर कर लेंगे। कोई पिंग पॉन्ग बॉल बॉडे ऐसा नहीं से करूं, और वही मैंने कह दिया कोई लोहे की बॉल कैच करो तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि लोहे की बॉल हैवी है। मैंने कहा कि किसी साइकिल को धक्का देना है, आप आराम से दे दोगे। मैंने कहा किसी ट्रक को धक्का देना है, मुश्किल काम है सर। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ज्यादा है। दो साइकिल आ रही है, अगर दोनों सेम मास की है, क्या? हाँ सर। क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? कि सर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। धीरे आ रही है तो उसे रोकना आसान होगा, और
कि अगर तेज आ रही है तो उसे रोकना अपने लिए क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। तो मूवमेंट इफेक्ट ऑफ मोशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ मोशन है सर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मास और किसका प्रोडक्ट? वेलोसिटी का। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या बेटा? ठीक है, वो होता है आपका मोमेंटम। यहां देख सकते हो इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा है? इस फादर का है। क्यों? क्योंकि फादर का मास क्या है? ज्यादा है। फादर का मास अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा तेजी से सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन इसका मास ज्यादा होने के कारण इसका मोमेंटम क्या है? ज्यादा। यहां देखो इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? किसे? ट्रक का होगा। दोनों की स्पीड सेम है लेकिन ट्रक का मास क्या है? ज्यादा। तो इसलिए जिसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका मोमेंटम आपके क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट अपने को ध्यान रखनी है, क्या होगी आपके? किलोग्राम पर सेकंड। देखो एक दो बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं कि सर P इक्वल टू क्या होगा। ठीक है सर, P इक्वल्स टू क्या होगा? मास इंटू मोमेंटम वेलोसिटी। जैसे एक क्वेश्चन देख लो कि एक ही देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 20 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.5 ग्राम लेकिन उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीनों के मोमेंटम हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा सर? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में कि सर सेकेंड केस में यूनिट जो है आपको क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या बनानी पड़ेगी? मीटर पर सेकेंड। कैसे बनाओगे? इसे 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 अपॉन 36 क्या हो गया? 2। आंसर क्या आ गया सर? 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 इंटू 20, मोमेंटम P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की मोमेंटम क्या होगा सर? चेंज होगा, सेम होगा। थर्ड देखो, थर्ड में यूनिट क्या दे रखी है आपके? ग्राम। इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम में। कैसे करोगे? कि m इक्वल टू 5/1000 किलोग्राम। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? m इंटू वी, 5/1000 इंटू 100। तो क्या आ गया? 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये सर मिनिमम मोमेंटम है। ये क्या है आपका? मिनिमम मोमेंटम है। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है कि मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर सर मोमेंटम में चेंज करवाना हो तो कैसे करवाओगे? कि सर उसको मोमेंटम में, जैसे अगर किसी का मोमेंटम आपको चेंज करवाना है तो कैसे करवाओगे? कि सर अगर मोमेंटम में चेंज कैसे कर सकते हैं? तो मोमेंटम में चेंज करने के दो तरीके हैं। मोमेंटम दो चीजों से बना है कि सर मोमेंटम में अगर हमें चेंज करना है सर P इक्वल टू क्या होगा? m इंटू वी। अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो कौन करेगा? कि सर या तो मास को चेंज करो, मास को क्या कर दो? चेंज करो, या किसको चेंज कर दो? वेलोसिटी को। किसको चेंज करो? वेलोसिटी को। या तो आप किसको चेंज कर दो? मास को, या किसको चेंज करो? वेलोसिटी को। और जनरली हम क्या करते हैं? वेलोसिटी में ही चेंजेस लाते हैं। वैसे मास में भी चेंजेस होते हैं लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक हम क्या देखते हैं? वेलोसिटी में चेंजेस। वेलोसिटी में अगर चेंज कर रहे हो तो चेंज करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी? आपके फोर्स की। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एकदम सीधा सा स्टेटमेंट दिया कि अगर जो मोमेंटम में चेंज अगर आपको करना है तो उसका कॉज क्या होगा? आपका फोर्स होगा। जब भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। और कितनी तेजी से होगा? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। कि आप उसका मोमेंटम कितनी देर में चेंज करवाते हो। जैसे
जैसे एक सीधा सा है कि अगर मैं यहां से आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें वो एक जो बुल होता है वो तेजी से भाग के आता है, तो वो जो बल्लाल देव है उसको रोकता है। जब वो रोकता है तो वो वही नहीं रोक देता है, उससे जब वो जैसे बुल उससे भिड़ता है तो वो थोड़ा सा फिसल के पीछे की ओर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे अगर वो रोकता तो उस केस में उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। तो आप जो मोमेंटम में चेंज कितनी देर में करोगे, यही आपका क्या होगा, आपके फोर्स होगा, यही आपका क्या होगा, फोर्स होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होगा आपके, F इक्वल टू क्या होगा आपके, देखो F इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो देखो फोर्स दो तरह से आपने ज्यादा लगेगा, या तो आपका मोमेंटम में चेंज ज्यादा किया है या टाइम कम लगा है। क्या क्रिकेट में यही रीजन है जब खिलाड़ी कैच करते हैं तो बॉल को हाथ को कहां लेके जाते हैं, पीछे की ओर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? ताकि उन्हें क्या मिल सके, ज्यादा टाइम मिल सके। क्या ट्रेन से उतरते टाइम आदमी आगे इसीलिए थोड़ी देर इसलिए भागता है ताकि क्या हो सके, उससे एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, ताकि वो मोमेंटम को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। तो तभी इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पर फोर्स कम लगे तो आप वहां पे क्या बढ़ा देते हैं, टाइम। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल है, एक आदमी किसी यहां से जंप मारा, टुक यहां से गिरा किसी सरफेस पे, तो अगर वो सरफेस आपकी क्या है, मार्बल है, तो पैर टूट जाएंगे। वहीं पे अगर उसने जंप लगाई, मैंने यहां पे दो गद्दे लगा दिए, अब क्या होगा, जब वो पर्सन कूदेगा यहां से, यहां आके गिरेगा, तो वो गद्दा जो है उसके मोमेंटम को चेंज करने में क्या लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। और टाइम लेगा तो इतना टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। जैसे ही टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स कम लगेगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है कितने टाइम में, t टाइम में, और ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सर, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू v। m इंटू क्या होगा बेटा, v। तो चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, टाइम। अब देखो ये डेरिवेशन ध्यान से देखना, आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में। F इक्वल टू क्या होगा, mv माइनस mu अपॉन टाइम। क्या m कॉमन आ रहा है, कॉमन आया तो पीछे क्या बच गया, v माइनस यू अपॉन टी। क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा, v माइनस यू अपॉन टी। एक काम करते हैं सर, वैसे तो जाना पहचाना है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। v बराबर क्या होता है सर, u प्लस 80 माइनस क्या हो गया, u से u गया, पीछे क्या बच गया, f इक्वल टू 80 अपॉन टी से t कटा, f क्या आ गया आपके m इंटू ए। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, m इंटू ए। मास इंटू क्या बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कि इसकी यूनिट वैसे तो होती है सर न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। लेकिन यहां से अगर यूनिट देखूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, इसे याद करने का दूसरा तरीका और है, जैसे है ना कि फोर्स सबसे ज्यादा कौन लगाती है, आपकी मम्मी। सबसे ज्यादा आपके ऊपर फोर्स वही लगाती है, गाल पे चाटे जो सबसे ज्यादा मारे होंगे किसी ने, तो मम्मी ने मारे होंगे। तो F जो है वो माँ के बराबर है। फोर्स जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर जो लगाएगा वो कौन लगाएगा बेटा, माँ ही लगाएगी आपकी। F इक्वल टू क्या होगा आपके, ma। क्या होगा बेटा, ma। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आपने कुछ बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखो, राहुल टॉसेस द कॉइन इन अ मूविंग कार एंड इट फॉल्स बिहाइंड। देखो सर, कार जब चल रही थी और यहां पे राहुल जी जो बैठे हैं उन्होंने एक सिक्का उछाला, तो
कार की स्पीड, राहुल की स्पीड और कॉइन की स्पीड, कार, कॉइन एंड राहुल, तीनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। तो जब सिक्का उछला है तो वो वापस वहीं पे जाके गिरना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, सिक्का उछला है तो वो कहां गिरा है? राहुल जी तो चले गए आगे, राहुल जी तो कहां चले गए? आगे, मतलब कार चली गई है आगे और सिक्का गिरा है पीछे। रीजन क्या? कि मतलब सर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। कार क्या कर रही होगी? कार का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी समझ में आता है कि सर नॉन यूनिफॉर्म में भी दो चीजें हैं, एक एक्सेलरेशन है और एक क्या है? डी एक्सेलरेशन। कि सर अगर डी एक्सेलरेशन होता तो क्या होता? अगर डी एक्सेलरेशन होता तो मान लो ये पहले कार चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो कॉइन की स्पीड भी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। अगर कार की स्पीड घट के 15 हो गई तो कॉइन तो अभी भी आगे है, तो इस केस में कॉइन कहां गिरता? आगे की ओर। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस केस में कार तो निकल गई आगे और कॉइन रह गया पीछे। तो उस केस में कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है और एक्सेलरेशन भी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो जब भी कार एक्सेलरेट करेगी तो उस केस में कॉइन कहां गिरेगा? पीछे। कार जब रिटार्डेट करेगी तो कॉइन कहां गिरेगा? आपके आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight line in a accelerated motion? कि सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है सर, क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है? जी सर, एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब स्पीड चेंज हो रही है। दूसरा, इट ऑलवेज द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। बिल्कुल सर, कि सर अगर एक्सेलरेशन है मतलब F बराबर ma, ये भी सही है। इट ऑलवेज वॉज अवे फ्रॉम द अर्थ, नहीं, ये जरूरी नहीं है। वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी भी आपकी चेंज होगी। तो ऑप्शन कौन सा गलत है आपका? ये गलत है। कौन सा? इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देखो। An object of mass 2 kilogram is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal surface. एक ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां पे ध्यान से देखो आप, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर सर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो नो फोर्स, कोई भी फोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आगे क्या बन रहा है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप, अरे सर कोई फोर्स चाहिए नहीं, वो यूं ही चलते जाएगा। तो जीरो फोर्स, जीरो न्यूटन का फोर्स आपको इस केस में चाहिए होगा, कोई भी फोर्स आपको इस केस में नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है यहां पे। हाँ देखो, ये आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि सर हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप किसको बताता है सर? एक्सेलरेशन को बताता है। किसको बताता है? ठीक है सर, यहां पे आपसे पूछा है फाइंड द यूज द सेकंड लॉ ऑफ नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल्स। ठीक है, लेकिन अपने को फोर्स बताना है, लेकिन इन्होंने मास नहीं दिया। मैं मास पूछ कह देता हूं, मास मान लो है 10 किलोग्राम का।
अब आपसे क्या पूछा है, 1 to 4 सेकेंड, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक। तो सर 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक तो क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि सर निकाल सकते हैं स्लोप की हेल्प से। तो देखो 1 to 4 कितने सेकंड हुए सर, 3 सेकंड हुए। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, 5 से 20, तो 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा सर, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, v माइनस यू अपॉन टी, 15 अपॉन क्या 3, एक्सेलरेशन क्या आ गया 5। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन आपके कितना आ गया है सर, 5। अगर 5 आ गया है, अगर 5 आपका एक्सेलरेशन आ गया तो F इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए। एम ए क्या हो जाएगा सर, v माइनस यू अपॉन टी। एम v कितना है सर, 20 माइनस 5 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा आपके 10 मल्टीप्लाई बाय 15/3, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। कितने न्यूटन फोर्स लगेगा सर, 15 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन का। लास्ट इंटरवल में देखो, अगर मैं लास्ट इंटरवल को देखूं यहां पे ध्यान से, तो लास्ट इंटरवल में 8 to 9 सेकेंड, 8 सेकेंड पे इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या है, u कितनी है सर, कि u है 10 मीटर पर सेकेंड। 9 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है कि सर हो गई है 0। टाइम कितना लगा सर, 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 माइनस v माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 10 अपॉन 1, तो कितने का एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर ma, 10 इंटू कितना हो गया 10, तो कितने न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 100 न्यूटन का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, 50 न्यूटन। इसका आएगा 100 न्यूटन, नहीं सर -100। क्यों, क्योंकि यहां पे रिटार्डेशन है। क्या है आपके, रिटार्डेशन है। तीसरा 5 to 6 वो आप बताओगे, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो किसको बताना है, आपको ही बताना है। तो सर आप कहोगे सर यहां पे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, यहां यूनिफॉर्म मोशन है और यहां पे रिटार्डेशन है, ठीक है। और इसी के बेस पर अपने को क्या बताना है, इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। आगे देखो, an object of a 150 kilogram is accelerated uniformly from a velocity 10 मीटर पर सेकेंड to in 5 सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इजी सा क्वेश्चन है, आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। ये मैं नहीं करवाऊंगा। अगला देखो, एक गोलकीपर है, ये तो हमने डिस्कस किया था। गोलकीपर जो है किसी भी बॉल को पकड़ने के लिए, पकड़ने के बाद उसे क्या करता है, पीछे की ओर क्यों जाता है, कि सर पीछे की ओर जाएगा तो वहां पे वो क्या कर देगा, बॉल का टाइम बढ़ा देगा। तो उस केस में जब वो बैकवर्ड जाएगा तो क्या बढ़ा देगा, टाइम बढ़ा देगा। और टाइम इंक्रीज करने से फोर्स क्या हो जाएगा आपके, डिक्रीज हो जाएगा, या फोर्स को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। अगर रिड्यूस कर रहा है तो आंसर क्या होगा, रिड्यूस। इसका होगा आंसर आपके ये। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स कर लेंगे सर। यूनिट क्या होगी कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो F कितना है, कैसे सेकेंड में F है सर 5 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर मास m1, मास कितना है सर, m1 है। दूसरे का एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ मास m2, कि सर सेकेंड केस में इसका ए केस दे रखा है, बी केस कितना है सर, फोर्स आपका 5 न्यूटन ही है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है सर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर।
व्हाट इज द एक्सेलरेशन वुड बी द सेम फोर्स प्रोवाइड टू द बोथ मासेस। एक काम करते हैं सर, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो मास किसका होगा सर, F अपॉन ए। एक काम करते हैं सर, दोनों केस में हम क्या निकाल देते हैं, मास निकाल देते हैं। पहले केस में मास क्या होगा, m1, बोलो। हाँ बिल्कुल सही, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है 5 डिवाइड बाय 8। क्या डिवाइड करोगे, रहने दो, अभी रहने दो। फिर दूसरा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, 5 अपॉन क्या हो गया 24 किलोग्राम हो गया। अब क्या बोला कि इफ द सेम फोर्स प्रोवाइड फॉर द बोथ मासेस, दोनों मासेस के लिए फोर्स सेम प्रोवाइड कर दे, तो F कितना है सर 5 न्यूटन ही है। एक्सेलरेशन कितना होगा पता नहीं, लेकिन नाउ मास इज इक्वल्स टू द m1 प्लस m2। m1 कितना है 5/8 एंड 5/24। 24 का लो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 तो 20/24, तो कितना हो जाएगा भाई 5/6 किलोग्राम। ठीक है सर, तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितने बराबर होगा F अपॉन m। F कितना है 5/6, आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था और इसे ध्यान रखना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो। ठीक है, एक बार देख लीजिए वापस से, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो इजी सा सवाल है, ये मैं नहीं करूंगा, देख लीजिए आप एक बार, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। A truck of mass m is moved under a force F. If the truck, तो सर ट्रक जो है आपका F इक्वल टू कैपिटल M और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा A। इक्वेशन बोल दिया मैंने 1। If the truck is loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is half, सर नया जो फोर्स है वो क्या है F/2 है, मास वही है, तो ये इसने क्या पूछा हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज। कर दो सर, पहले केस में एक्सेलरेशन कितना होगा F/m, सेकेंड केस में एक्सेलरेशन क्या होगा F/2m। F/m किसके बराबर होगा, इस एक्सेलरेशन के बराबर, तो A/2। कि सर फोर्स अगर हाफ हो गया तो ड्राइव एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, आपके हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, चल भाई, न्यूटन का थर्ड रिएक्शन। न्यूटन के जो थर्ड लॉ है वो सीधा सा लॉ है। इस लॉ को गांधी जी ने मना कर दिया था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, नहीं। ये अपन ने भगत सिंह के लॉ पे काम करता है, अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो वापस जवाब आपको उसी थप्पड़ से देना है। तो वहां पे सीधा सा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना ही फोर्स लगाता है। क्या सर ऐसा ही हम रियल अर्थ के साथ भी है, हम अगर अर्थ को के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या अर्थ भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रही है? या मैं किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देता हूं तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी मुझ पर उतना ही धक्का देता है? यस, जो ऑब्जेक्ट जितना भी फोर्स लगाएगा, मैंने एक टेबल पे बुक रखी है तो ये बुक जितना फोर्स लगा रही है टेबल भी बुक पे उतना ही फोर्स लगा रही है। क्या यही रीजन है कि मुझे चलने के लिए पीछे, आगे चलने के लिए पीछे धक्का देना पड़ता है? जब मैं आगे चलता हूं तो क्या करता हूं, पीछे की और जमीन को क्या करते हैं हम, धक्का देते हैं। क्या यही रीजन है कि जब किसी पानी में से किसी बोट, पानी में किसी बोट से हम उतरते हैं तो वो बोट पीछे की ओर जाती है? क्या यही रीजन है कि अगर बारिश में हमारी जो सड़कें हैं उस पर अगर उस समय अगर हम स्लीपर पहन के चल जाए तो पीछे पूरा कीचड़ का एक नक्शा बन जाता है? क्या यही रीजन है कि गाड़ी चलते हुए जब गाड़ी तेज चलती है किसी कीचड़ में फंस जाती है तो वो पीछे की ओर क्या करती है, आपके जो कीचड़ उछालती है? क्या यही सारा रीजन है? हाँ, यही रीजन है कि सर हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जांपल दे सकते हैं, अगर यहां से
जैसे ये आपका जो बम छोड़ेगी, क्या बोलते हैं इसको, जब कैनल, हाँ कैनल, अब कैनल शूट करती है तो कैनल कहाँ जाती है, पीछे की ओर जाती है, ठीक है। बंदूक के साथ भी यही होता है, तभी तो ये फिल्मों में नहीं होता है कि वो दीपिका पादुकोण ने 2 हाथों से बंदूकें चला दी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी मेजर जनरल का इंटरव्यू सुनना, वो सही कहेगा कि अगर उन्हें बंदूक चलानी है तो ये जो शोल्डर है वो बहुत टाइट रखने पड़ते हैं, ये जो ऐसे घूमते फिरते ये जो बंदूकें चलाते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतने तेज मोमेंटम से जाती है कि उससे इतना का इतना फोर्स जो है उसके ऊपर कहां लगता है, पीछे की ओर लगता है, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फोर्स हमेशा पेयर्स में ही आपके होता है। तो ये देखो यहां पे हम देख भी सकते हैं कि जो अपोजिट फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव में। और हमने पहले से आज अपनी लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो माइनस साइन है, जो माइनस साइन है वो किसको डिनोट करता है, आपके जो माइनस साइन है वो आपके किसको डिनोट करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। तो एफ ए बी का मतलब ए ने बी पे जो फोर्स लगाया है, और एफ बी ए का मतलब बी ने जो ए पे फोर्स लगाया है, ठीक है। अगला देखो, लास्ट देखो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। When a woman rode a boat, she pushed the water backward with the oars, and the backward with the water exert in the equal and opposite pushes. ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। इतनी सारी कहानी में सीधा सा बात है कि अगर आगे चल रही है पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, मतलब कौन सा लॉ होगा, आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सीधा सा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, a group of children are sitting in a park and their body weight acting downward and bench exert the equal and opposite equal force upwards, otherwise the bench will break। बिल्कुल सही बात है, अगर वो जितना फोर्स है वो ऊपर की ओर लगाती है, अदरवाइज क्या होगा, वो बेंच जो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अगला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, बिल्कुल ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है बेटा, आपका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखो, चल भाई, ये देखो, वैसे ही आपके सिलेबस से हट चुका है, मैं जस्ट स्टेटमेंट बताना चाहता हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या हो, 0 हो, तो उस केस में F बराबर ma क्या हो जाएगा, आपके 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा सर, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, आपके कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो F बराबर क्या होता है सर, m इंटू वी। तो मोमेंटम भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है तो उस केस में आपका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो मोमेंटम क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। तो किसी भी सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन कई सारे क्वेश्चन है जो हमें कई बार हमें क्या करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, what would happen, the smaller balls were rolling 17 34 17 51, छोटा ही रखता हूं, नहीं तो एग्जाम में देखे लेगो नहीं, कितना 15, एक और लास्ट बाकी। सिर्फ वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। After the collision, both balls continue to roll for some time and comes to the rest. Which external force cause their ball stops rolling? कोई भी एक कॉलिजन होता है, कोई दो बॉल्स का, एक बॉल है दूसरी बॉल से आके टकराती है, और दोनों बॉल्स थोड़ी देर के लिए तो क्या करती है, रोल करती है, लेकिन उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो सर सीधा सीधा रोल किसका है सर, फ्रिक्शन का है। किसका रोल है, फ्रिक्शन का, क्योंकि वो जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, आपके फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है और मूव करने की कोशिश करती है, तो वो क्या होता है,
एक फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता है जो उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन के कारण यहां पे ये बॉल रोल करना बंद कर देगी। लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। क्या कर रहे हैं ये भाई साहब यहां पे, पहला देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसको पुश कर रहा है और अलग अलग कंडीशन में। तो यहां पे पहले केस में मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 200, तो फोर्स कितना होगा सर, F बराबर m इंटू ए, कितना हो जाएगा सर 2000 न्यूटन। सेकेंड केस में 20 इंटू 100, इस केस में भी क्या आ जाएगा 2000 न्यूटन। थर्ड केस में, इस केस में भी सर 2000 न्यूटन, एंड लास्ट केस में 2000 न्यूटन। कि सर मास अलग अलग है लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन चारों केस में जो आदमी का जो फोर्स है वो फोर्स जो उसका पुश क्या है, सेम है। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये चैनल चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, सो लास्ट अब तक हमने हमारा जो 9th का जितना भी पार्ट हमने किया है, इसके बाद हम वापस जब 9th करेंगे 1 मंथ के बाद हम 9th शुरू करेंगे और उसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।